हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी कृतिका पाठ्य पुस्तिका से रीढ़ की हड्डी चैप्टर हमने प्रीवियस लेक्चर में शुरू किया। ये एक एकांकी विधा में लिखी गई गद्य रचना है। इस एकांकी में कुछ पात्र हैं और जगदीश चंद्र माथुर जी ने इस एकांकी के माध्यम से समाज के उन वर्गों पर जो है ये एक व्यंग कसा है जो बेटी और बेटों में फर्क करते हैं और उनको जो है बहुएं, उस समय की जो है ये एक व्यंग है उस समय के दौर पर जो अपने बेटों में बहुत सारी कमी होने के बावजूद वो बहुओं में जो है बहुत कुछ अपेक्षाएं रखते हैं कि उनकी जो बहू हो वो जो है सर्वगुण संपन्न हो, उसमें कोई कमी ना हो, लेकिन अपने बेटों को वो नहीं देखते हैं। तो इस चैप्टर में हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ पात्र पढ़े थे। तो इस एकांकी में क्या हुआ था, सबसे पहले यहाँ पर बाबू, जिनका नाम राम स्वरूप था, वो जो है एक तख्त को लेकर के बाहर आ रहे हैं। जैसे ही एकांकी शुरू होती है, अपने नौकर के साथ इनका मुंह इनकी मतलब बैक साइड दिख रही है और उनका नौकर उनके साथ जो है दूसरी साइड से आ रहा है। अब यहाँ पर जो है ये अपने जो एकांकी में सामने जो रूम दिख रहा है उसको ठीक कर रहे होते हैं और इसको ठीक करते करते अब ये जो नौकर है ना, ये थोड़ा सा जो है दिमाग से कमजोर है, तो ये चीजों को ढंग से नहीं समझ पाता है। इसलिए इसका जो मकान जो मालिक है वो इसे जो है बहुत डांटते हैं। इनकी पत्नी का नाम, अब इनके नौकर का नाम रतन है, इनकी पत्नी का नाम प्रेमा है। तो प्रेमा जो है, अब इनका नौकर इनको जो है बाबूजी कहते हैं कि एक चादर, और कल जो धोबी के यहाँ से चादर धुलकर आई है उनमें से एक चादर मांग के ला। तो ये अंदर जाकर के वहां धोती मांगता है। अब इस पर इनकी पत्नी बाहर आकर इनसे पूछती है कि इस वक्त तो तुम्हें जरूरत क्या पड़ी धोती की, अभी तो तुमने चेंज करी। तो अब यह जो है रामस्वरूप कहते हैं कि धोती धोती तो मैंने मांगी नहीं। प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। रामस्वरूप कहते हैं लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने। प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। रामस्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या। मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चादर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चादर उठा ला। रतन, और दरी, तो वो पूछता है दरी कहाँ है। तो प्रेमा कहती है कि दरी यही तो रखी है कोने में, वह पड़ी हुई है। तो रामस्वरूप उस दरी को उठाते हैं और उसको जो है वहां पर बिछाते हुए उसमें हारमोनियम उठा ला और सितार भी ला। किसको कहते हैं, रतन को। जल्दी जा। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए बैठी है। अब क्या हो रहा है, रतन और प्रेमा इनकी बेटी को देखने, उमा जिसका नाम है, उमा को देखने आज लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए ये तैयारियां चल रही हैं। तो अब जो है क्या कहती हैं कि भाई उनकी बेटी जो है मुंह फुला करके बैठी है। रामस्वरूप, मुंह फुलाए और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो। जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब रामस्वरूप क्या कहते हैं, देखिए हम इस एकांकी को पहले पढ़ चुके हैं, जहां तक हम पढ़ चुके हैं इसे हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और रिविजन करेंगे, फिर आगे जो है फिर अपने रिदम से हम पढ़ेंगे। तो रामस्वरूप कहते हैं मुंह फुलाए और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो। जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार हो जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जो जंजाल हैं आते ही नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आई ई पढ़ ली, गिनती सीख ली और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। यानी कि हमारे जमाने में अब इनकी पत्नी जो है, इन्होंने जब प्रेमा से कहा कि तुम भाई माँ हो उसकी, उसे समझाओ, उसे समझा बुझा करके लाओ, लड़के वाले बड़े मुश्किल से आए हैं तो उनको उसको जो है बड़े समझा बुझा करके तुम यहाँ पर लाओ। तो प्रेमा जो है फिर इन्हें कहती है कि मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके मैं हार चुकी हूँ, यानी मैं अपनी बेटी को समझा बुझा चुकी हूँ, लेकिन वो मानने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। अब कहती हैं कि तुम ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते ही नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली तो बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। यानी कि हम बस इतना ही पढ़ते थे और ज्यादा ही हो गया, किसी को ज्यादा पढ़ना है तो सुबोधनी, स्त्री सुबोधनी पढ़ लेते थे।
सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं, यानी आजकल जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके तो बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आता है। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना, तो अब वो चिढ़ा रहे अपनी पत्नी को। प्रेमा, क्यों? रामस्वरूप, दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ होता है और उसे जो है एक बार जलाने से जब, यानी कि वो अपनी बात को काट रहे हैं कि तुम मुझे अब ज्यादा मत बोलो, ठीक है। तो क्या कहते हैं भाई, जैसे ग्रामोफोन चलता है ना, दो तरह का होता है, एक आदमी बनाता है और दूसरा भगवान का बनाया हुआ होता है। कहते जो आदमी बनाते हैं उसे तो एक बार चलाओ, रोकने पर रुक जाता है, लेकिन जो भगवान परमात्मा का बनाया हुआ है वो रुकता नहीं, ठीक है। तो इस पर राम स्वरूप प्रेमा कहती, हटो भी, तुम्हें ठटोली ही सूझती रहती है, यह तो होता नहीं है। उस अपनी उमा को राह पर लाते, अब देर ही कितनी रह गई है उन लोगों के आने में। राम स्वरूप, तो हुआ क्या? प्रेमा, तुम ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना, आजकल तो लड़कियां कितनी ही सुंदर हों, बिना टिमटाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर करके उसके सामने रखा, पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना है आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। मेरा कहना था, यानी मैंने जब उसे पाउडर वगैरह दिया कि भाई इसे पहन, इसे लगा लगू करके तुम ठीक ठाक तैयार होकर नीचे आओ, तो उनकी बेटी ने तो क्या कर दिया, मुंह लपेट करके वो भाई वही लेट गई। मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। राम स्वरूप, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। तो क्या कहते हैं, आजकल की लड़कियां तो यही काम करती हैं, इसका पता नहीं किस तरह का दिमाग है। तो अब प्रेमा कहते, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस की एंट्रेंस ही पास करा देते लड़की, अपनी हाथ रहती, अब इतनी परेशानी न उठानी पड़ती, और तुम तो और फिर रुक जाती है। अब राम स्वरूप उसकी बात काटते हैं, कहते हैं चुप चुप दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो, उसके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं न बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। राम स्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना आ गया। रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चादर खोल, पकड़ तो जरा उधर से। तो अब जो है वहां पर वो चादर लाता है, दरी लाता है, और वो वहां पर बिछाता है, जो बाजा है उसको भी चादर बिछाते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वो लोग ज्यादा खाएंगे नहीं। तो अब पूछते हैं कि भाई नाश्ता वास्ता तैयार है, तो वो क्या कहती हैं कि नाश्ता तैयार है, मिठाई तो वो लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दी हैं और फल रखे हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन। और फिर याद आता है मक्खन तो आया ही नहीं। फिर रामस्वरूप क्या कहा, मक्खन नहीं आया, तुम्हें भी किस वक्त याद आई है, जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं है। अब बताओ, रतन मक्खन लाए या यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरे के मारे यानी वो भी नहीं आया। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया है, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, तो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज तुम भी खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले आएगा। दो आदमी ही तो हैं। राम स्वरूप कहते हैं, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद है और दूसरा उनका जो लड़का है वो है। देखो, उमा से कह देना जरा करीने से आए, जरा तरीके से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इसके दकियानूसी ख्यालों पर। तो अब राम स्वरूप बाबू कह रहे हैं, जो लड़का देखने आ रहा है वो क्या कह रहे हैं, अपनी बेटी को जरा ढंग से आए, ये लोग जो है थोड़ा इस तरह के ही हैं। कहते हैं मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा है इनकी दकियानूसी ख्यालों पर, खुद तो पढ़े लिखे वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा, और लड़का? रामस्वरूप, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर तो लड़का सवा शेर, बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में, कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बाबों की ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी और फिर चुप हो जाते। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी, बाबूजी बाबूजी। तो अब रतन जो है दरवाजे पर खड़ा है, पति पत्नी के बीच बातें हो रही हैं।
और फिर रतन जो है बोल पड़ता है दरवाजे से, क्या कहता है, जल्दी जल्दी बाबूजी बाबूजी। तो रामस्वरूप कहते क्या है, रतन कोई आते हैं। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांकते हुए जल्दी मुंह अंदर करते हैं। तो वो जैसे ही देखते हैं दरवाजे से बाहर और सीधे जल्दी से वो अपना मुंह अंदर करते हैं और क्या कहते हैं, अरे ए प्रेमा वे आ गए हैं। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू यही खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने। सब चौपट कर दिया, अबे उधर से नहीं अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर जाता है और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ जाती है और उसकी धोती जो है जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। अब प्रेमा, उफ यह बाजा वह नीचे ही रख गया है। कमबख्त, किसको, अपने नौकर रतन को कह रही है। रामस्वरूप तुम जाओ मैं रख देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है, बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ों पर दस्तक। अब रामस्वरूप जो है हाँ हाँ करके जो है हंस रहे हैं। एक नकली हंसी होती है ना, जब कोई आता है तो आप जो है बेवजह हंस जाते हैं, मुस्कुरा करके जो है दूसरे का स्वागत करते हैं। ऐसा ही कुछ रामस्वरूप बाबू कह रहे हैं किसको, आइए आइए करके, और हंस रहे हैं हाँ 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 करके, है ना। तो बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। अब जो है दो लोग और यहाँ पर आ जाते हैं, बाबू गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आ जाता है। आंखों से लोक चतुराई टपकती है, आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय हैं और उनका लड़का कुछ जो है खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है। आवाज पतली है और खिसियाहट भरी, झुकी कमर इसकी खासियत है। अब लड़के की बात बताए कि लड़का कैसा है। तो रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए इस तरह से हाँ हाँ करते हुए, इधर तशरीफ लाइए इधर। तो उनको जो है बड़े प्यार से उनको बैठाते हैं। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बेंत गिर पड़ता है। रामस्वरूप, यह बेंत लाइए मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं हाँ हाँ करके। मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई, कौन कह रहा है, रामस्वरूप। गोपाल प्रसाद कहते हैं वो जो है खंखार कर नहीं, टांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। तो उन्होंने बताया कि भाई तांगा वाला था जो हमें यहाँ लेके आए, वो जानता था आप लोगों को, फिर हमें तो आना ही था, कैसे न कैसे पहुंचना ही था। तो रामस्वरूप हाँ हाँ करके फिर हंसते हैं, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको जो है तकलीफ तो दी है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूं कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। कौन कह रहा है, गोपाल प्रसाद। अब रामस्वरूप हाँ हाँ करके फिर हंसते हैं, यह लीजिए आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे हैं, हम तो आपके, अब फिर हंसते हैं हाँ हाँ करके, सेवक ही हैं। और फिर जो है थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं। तो रामस्वरूप बात करते हैं और अब जो है वो लड़के से पूछते हैं, शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टी है। शंकर जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी यही कोई साल दो। तो रामस्वरूप कहते हैं साल दो, तो प्रश्न करते हैं शंकर हाँ 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 करके, जी एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ। तो वो क्या कह रहा है, 2 साल, 2 साल कैसे हो गए, तो वो क्या कह रहा है, मार्जिन रखता हूँ, यानी कि बीच बीच में मैं जो है गैप भी कर देता हूँ। कैसे, गोपाल प्रसाद यह बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां खा उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी भूख। तो अब उसकी बात को शंकर ने कहा कि भाई मैं क्या कर लेता हूँ, बीच में मार्जिन रख लेता हूँ। अब इसकी बात पर जो है पर्दा डालते हुए इसके पिता क्या बता रहे हैं कि बात कुछ इस प्रकार से है कि शंकर जो है 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, अब बता रहे हैं कि भाई आजकल के लड़के ही ऐसे हैं, इसी उम्र में इनको सारी बीमारियां लग जाती हैं। हमारा जमाना ऐसा था कि हम दर्जनों कचौड़ियां भी उड़ा देते जाते थे और जब खाने बैठते थे तो भूख वैसी की वैसी होती थी। रामस्वरूप कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। तो अब इस पर जो है रामस्वरूप भी अपने जमाने पे चले गए दोनों। तो कहते हैं उस समय जो है कचौड़ियां भी जो है पैसे की 2 आती थी।
गोपाल प्रसाद, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सारी बालाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी। अकेले, और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं। स्कूल में तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, अभी बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे, मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमजोर है। तो अपने जमाने की बातें चल रही हैं गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप बाबू की। अब इतने में क्या हुआ, शंकर और राम स्वरूप जो है खीसे निपोरते हैं, और राम स्वरूप, जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी और फिर से हाँ करते हैं। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की। आजकल के एमए भी क्या है, मुकाबिल नहीं कर सकते थे। यानी उस जमाने का जो मैट्रिक 10 पास था वो जो है आज के एमए का जो है वो, आज का एमए वाला भी उसका जो है मुकाबला उन दोनों का किया जाए तो मैट्रिक पास ही जो है ज्यादा जानकार था। राम स्वरूप बाबू कहते हैं, जी हाँ यह तो है ही। गोपाल प्रसाद, माफ कीजिएगा बाबू राम स्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। राम स्वरूप बाबू फिर से हाँ करते हैं, जी हाँ वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना, हाँ, शंकर भी ही करता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। तो गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं, एक साथ अपनी आवाज और तरीका जो है वो क्या करते हैं, बदलते हैं। यानी कि पहले तो वो जमाने में चले गए थे, अब यहाँ एक्चुअली उन्होंने क्या किया, ये बात वो पिछले जमाने में क्यों गए, क्योंकि शंकर ने ये बात बता दी थी कि वो बीच में 1 आध साल मार्जिन रखता है। तो अपने बेटे की कमी को छुपाने के लिए गोपाल प्रसाद ने कुछ जमाने की तरफ चले गए। बीच में तो वो बिल्कुल रिलैक्स मोड में थे, लेकिन अब जो है इनका अंदाज बदल गया, एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदल। अब देखिए कोई व्यक्ति क्या करता है, अभी आपसे बहुत पोलाइट बात कर रहा है और एकदम से वो स्ट्रिक्ट हो जाए तो फिर थोड़ा सा अजीब सा लगता है। अच्छा तो साहब बिजनेस की बात हो जाए, अब शादी करने आया है और बिजनेस की बात कर रहा है। राम स्वरूप बाबू चौंक कर, बिज समझकर, ओह अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। तो अब वो चौंक कर बोल गए कि बिजनेस किस बात का, हम तो ये तो लड़की देखने आया है। तो फिर वो थोड़ा सा जो है बिज करके फिर चुप हो जाते हैं, फिर समझ जाते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, बिजनेस का मतलब फिर लड़की दिखाओ। अच्छा, लेकिन वो क्या कहते हैं कि जरा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकलीफ करते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, भैया आप ऐसा जो है तकलीफ मत कीजिए, है ना, सभी कहते हैं ऐसा। राम स्वरूप बाबू हाँ करके, तकलीफ किस बात का, हाँ, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। हाँ करके, माफ कीजिएगा जरा अभी हाजिर हुआ। तो वो वहां से चले जाते हैं, अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज में, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती है, पता चले लड़की कैसी है शंकर जी। तो अब जो है वो वहां पर ये गौर कर रहा है कि आदमी कैसा है, और आदमी कैसा है और मकान भी देख रहा है, मकान भी ठीक ठाक है। यानी अब ये कितनी हैसियत है इसकी दहेज वगैरह देने की। तो वो जो है दबी हुई आवाज में आपस में बातें कर रहे हैं। तो इसके अब बेटा क्या कह रहा है, शंकर जी कुछ जो है हकार कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ। शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुक कर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन, ठीक है। इतने में बाबू राम स्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हुए हाँ करके,
आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। तो अब वो चाय लेके आते हैं, तो इस पर जो है सारी फॉर्मेलिटीज ही चलती हैं, चाय तो हर कोई पीता है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि भाई आप माने नहीं, हमने मना किया था फिर भी ले आए। तो कहते हैं कि आप कैसी चाय पियोगे, विलायती चाय या फिर हिंदुस्तानी। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और जरा चीनी ज्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफी होता है और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा। काम स्वरूप हाँ हाँ करते हैं, आप सही हैं। तो कहते हैं आप सही कह रहे हो। प्याला पकड़ाते हुए उनको चाय का प्याला पकड़ा देते हैं। फिर शंकर खकार कर, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। राम स्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या। गोपाल प्रसाद, तो अब गोपाल प्रसाद ने क्या बोला कि भाई सरकार चाहे जो कर ले, तो सरकार को जो है एक ही टैक्स लेना चाहिए, एक ही टैक्स लगाना चाहिए। तो वो पहले शंकर को चाय का प्याला पकड़ाते हैं और क्या कहते हैं, वह क्या, कौन सा टैक्स है वो जो सरकार को लगाना चाहिए। गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी नहीं करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड्स के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिएगा सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी नहीं था। तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हुए, अब वो जो है उसमें जो रखे हुए समोसे वगैरह थे उनको रखते हुए उधर जो है देते हैं और कहते हैं लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। फिर रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू। शंकर, किस मामले में। रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना तय होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी ही नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। तो अब जो है गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं, पहले रामस्वरूप ने जो है ये बात पूछी तो ऐसी हंसी मजाक में चल रहा था कि टैक्स जो है खूबसूरती का लगे। तो अब रामस्वरूप कहते हैं कि आपकी क्या जो है इस मामले में क्या है, क्या राय है, क्या ख्याल है। तो वो कहते हैं कि आप शादी तय करने के लिए खूबसूरती में कितना हिस्सा होना चाहिए, यानी किसी आपको शादी करनी है तो आप खूबसूरती को कितना जो है इम्पोर्टेंट समझते हैं। कई लोग जो है बाहरी जो खूबसूरती है उस पर नहीं जाते हैं और कुछ ज्यादातर लोग जो है सिर्फ खूबसूरती को देगा। इस पर गोपाल प्रसाद भी बोलते हैं कि चाहे आप कुछ भी कहें, खूबसूरत होना तो जरूरी है, और अगर हम मान भी जाएं तो घर की औरतें तो बिल्कुल भी राजी नहीं होती हैं। इसके लिए जो है लड़की को ठीक ठाक होना जरूरी है, खूबसूरत होना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी तो ठीक ठाक है ना। तो अब जो है आगे रामस्वरूप कहते हैं, जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तो यह रस्म ही समझिए। तो अब गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं, तो इसमें देखना क्या है, इतनी बातचीत तो हमने कर ही ली है, तो ये तो बस अब रस्मी ही है। रामस्वरूप, हाँ हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। हाँ हाँ करते हैं फिर वो हंसते हुए। गोपाल प्रसाद, और जायचा जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। तो गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं कि जो जन्म पत्री है वो तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया जाए, बस खुद बे खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, यह तो मेरे कानों में भनक पड़ी है, यह तो गलत है ना।
तो रामस्वरूप चौंक कर, क्या? गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मैम साहब तो रखनी नहीं है, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? तो अब जो है जन्म पत्री की बात होती है। गोपाल प्रसाद पूछते हैं कि भाई आपकी लड़की तो ठीक ठाक है ना? तो वो कहते हैं कि भाई देख लेना थोड़ी देर में। तो कहते हैं अब देखना क्या है, इतनी बातें तो हो ही गई हैं, तो ये तो बस एक फॉर्मेलिटी ही समझिएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जायचा यानी कि जन्म पत्री तो मिल गई होगी। तो इस पर रामस्वरूप ने कहा मिलना क्या है, ठाकुर जी के चरणों में रख देंगे तो वो खुद ब खुद मिल जाएगी। तो कहते हैं ठीक कहा आपने, लेकिन इसने क्या कहा, बिल्कुल ठीक, लेकिन हाँ यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है ये तो गलत है ना। तो रामस्वरूप चौंक जाते हैं कि क्या भनक पड़ गई, भाई लड़की देखने आए हैं तो सभी के मन में थोड़ा डर होता है। पहले से वो झूठ बोल चुके थे कि इनकी बेटी कम पढ़ी लिखी है, जबकि ऐसा नहीं था। तो वो चौंक जाते हैं, कहते क्या? तो कहते हैं पढ़ाई लिखाई के मामले में जो है लड़की मैट्रिक से ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें जो है कोई मैम साहब नहीं रखनी है, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं है। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इस पर रामस्वरूप जो है पढ़ाई के बारे में तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन कहते हैं नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, यानी कि लड़की नौकरी तो नहीं करेगी। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिएगा। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना, और अगर औरतें भी यही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तो हो चुकी गृहस्थी। तो अब ये क्या कहते हैं कि कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि भाई आपका बेटा पढ़ा लिखा है तो आप जो है ग्रेजुएट लड़की ही लाइएगा अपने बेटे के लिए, लेकिन कहते हैं अक्ल के ठेकेदारों को देखिए, अगर ये सारे काम जो लड़के करते हैं लड़कियां करने लग जाए तो तब तो गृहस्थी बन गई, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। तो ये जो है अलग अलग उदाहरण देते हैं कि लड़कियों को जो है कम पढ़ा लिखा ही होना चाहिए, ये जो है ज्यादा पढ़ लिख करके हमें कोई मैम साहब नहीं रखनी अपने घर में, हमें जो है गृहस्थी चलाने वाली लड़की चाहिए। रामस्वरूप, जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है औरत के नहीं, और हाँ हाँ करके हंसता है। तो अब रामस्वरूप जो है उनको जो है उनकी सोच से गुस्सा तो आ रहा था, पहले ही उन्होंने बता दिया था, लेकिन फिर वो एक बात वो भी कह देते हैं कि मर्दों की दाढ़ी है औरतों की नहीं है, तो वो भी जो है हंसने लग जाते हैं। तो अब आगे देखिए, शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद जो है गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ वह भी सही है, कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है। रामस्वरूप, शंकर से चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। रामस्वरूप, गोपाल प्रसाद से आप? गोपाल प्रसाद, बस साहब अब तो खत्म ही कीजिए। रामस्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वह मक्खन। तो वो जो है क्या कहते हैं, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, और क्या बताएं वह मक्खन करके वो चुप हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना नहीं था, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं। रामस्वरूप, हाँ हाँ करके मेज को एक तरफ जो है सरका देते हैं और फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं? गोपाल प्रसाद, जी नहीं, पान की तस्तरी हाथों में लिए अब उमा आती है। अब इनकी बेटी जो है, क्योंकि रामस्वरूप ने क्या कहा था कि पान भिजवा देना उमा के हाथों, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई, बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे थे। तो जैसे ही उमा पान की तस्तरी लेकर आई तो शंकर प्रसाद और उसके पिता गोपाल प्रसाद उसे जो है आंखें गड़ाकर यानी कि उसको एक टक लगा करके देख रहे हैं लड़की को। रामस्वरूप जो है पुनः हाँ हाँ करते हुए, यही हाँ 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 आपकी लड़की है। तो क्या कहते हैं, यही आपकी लड़की है,
लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उड़ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की जो रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। जब उसने अपना चेहरा उठाया तो उसके चेहरे पर एक चश्मा लगा हुआ था। उस चश्मे को देख करके बाप और बेटे यानी शंकर और गोपाल प्रसाद उसके पिता चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ चश्मा दोनों ही एक साथ बोलते हैं, राम स्वरूप जरा सक पकाकर। अब जो है जब हम झूठ बोलते हैं ना तो थोड़ा सा हमारी आवाज क्या हो जाती है, उसमें थोड़ा सा जो है घबराहट सी महसूस होती है। तो राम स्वरूप के साथ भी यही हुआ। तो वो जो है जरा सा झिझक करके कहते हैं, जी वह तो पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आई थी तो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा। तो अब वो जो है बात छुपा रहे हैं गोपाल प्रसाद। पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना कुछ। तो गोपाल प्रसाद क्या कह रहे हैं कि कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है जो चश्मा लगाया हुआ है। राम स्वरूप नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। तो गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। राम स्वरूप वहां बैठ जाओ उमा उस तख्त पर अपने बाजे बाजे के पास। तो उमा बैठती है। अब देखो वहीं पर जो है कुछ म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट भी रखे हुए हैं ताकि वो कुछ गा सके। तो पूरा इंटरव्यू चल रहा है यहाँ पर। गोपाल प्रसाद चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है। तो अब पूछते हैं कि कुछ गाना बजाना आता है। राम स्वरूप जी हाँ, सितार भी है और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। अब उमा को जो है गाना सुनाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, अब आगे कल की क्लास में उमा इस उनकी जो गाना गाने की जो मांग थी, डिमांड थी, उसको पूरा करती है। फिर जो है इनके लड़के को सबक सिखाती है, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।